अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। बेटा कैसे हो आप सब लोग? पढ़ भी रहे हो या सिर्फ आराम ही आराम? नहीं मैम पढ़ रहे हैं। अच्छा सिर्फ। अच्छा चलो, आज पता चल जाएगा क्योंकि ये जो डिस्कशन है, जो टॉपिक्स आप लोगों ने दिए थे, अकॉर्डिंग टू दोस टॉपिक्स आपने वाटर मेटाबॉलिज्म, पीएच और बफर्स की बात की थी कि इसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है बेटा। तो अब ये कि यस मुझे बताओ कि वाटर में आपको क्या क्या चीज नहीं समझ में आ रही थी। ये बात में आप में से कोई भी जो है शुरू कर सकता है कि व्हाट डिफिकल्टीज यू फेल्ट इन लाइक दिस लेक्चर ऑफ वाटर मेटाबॉलिज्म या वाटर से रिलेटेड। हेलो, आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चन बेटा। हेलो जी बेटा। हफ्सा, वेयर आर यू? सबने Yes, अनम्यूट। ma'am. हाँ बेटा, I'm आपको here. क्या? I'm here. हाँ ओके। क्या वाटर में क्या प्रॉब्लम थी बेटा, जरा मुझे मुझे Ma'am, बताइए। I actually didn't send any topics. That's why I'm not speaking. बट बेटा, डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक पोस्ट किया था कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ के आओ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जी जी टॉपिक्स। पढ़ के आई हूँ, पढ़ पढ़ के के आई आई हूँ. हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ गया था रिलेटेड टू वाटर मेटाबॉलिज्म, बफर्स एंड पीएच? Most of it, yes. ओके। सो दोज हु ये आपका मॉनिटर कौन है क्लास का जिसने ये 3 टॉपिक्स अपलोड वो किए थे? अब्दुल्ला आई थिंक। हेलो। Mahnoor and Mukeet are our अच्छा, CRs. तो मुकीत का, मुकीत आर यू देयर? हेलो मुकीत, मुनीब, अब्दुल मुनीब। इन्हें सब नहीं बंद कर लाइन पंजाब मोबाइल। यस मैम। हाँ बेटा, आप क्या मुझे बताएं, इन तीनों टॉपिक्स में आपको क्या प्रॉब्लम थी जरा? मैम वाटर मेटाबॉलिज्म के अंदर लाइक कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस टाइप करके कुछ था कि उसके साथ देखो होता है। बेटा, व्हाट हैपेंस के वाटर, ये तो आपको पता है कि इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, कि वाटर में 2 पार्शियली चार्ज हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम होता है। ठीक है। And the water has a capacity to form hydrogen bonds with other water molecule as well as with the molecules जिनके लिए वो as a solvent के तौर पे काम करता है। Okay. And यस and this is all based on the its ability to form hydrogen bonds. ठीक। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और भी है जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नंबर 1 इज के इट हैज एन एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज विद द पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनते हैं जब the water or the molecule which have ability to donate or accept partially charged positively charged hydrogen atom. देखें, what is the requirement for a hydrogen bonding? Hydrogen bonding can occur only between the molecules which have an ability to donate or accept partially charged hydrogen atoms. Okay. वाटर के पास ये दोनों एबिलिटीज हैं, इसलिए ये डोनेट भी कर सकता है, ये एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है। तो ये जो है इट कैन परफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो है वो हैज अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके बेटा, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? इट इज एन एबिलिटी और द कैपेसिटी, इट इज द मैम एबिलिटी डिस्टॉर्शन हो रही है बहुत। or the capacity to reduce the attractive forces between the ions. ठीक है। तो वाटर के पास 2 क्वालिटीज हैं, एक तो ये कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है विद द पोलर मॉलिक्यूल्स, और दूसरा ये कि इट हैज अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द कैपेसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल to reduce the attractive forces between the charge ions. आपको पता है charged ions they have attraction for each other. Negatively charged are attracted towards positively charged and positively charged are attracted towards the negatively charged. ठीक है। and this is the basis के अगर सोडियम क्लोराइड डालें तो it can form solvation sphere around this sodium and chloride and it can separate the charged ions or electrolytes. ठीक है। तो ये जो आप कह रहे थे ना कि जी अट्रैक्टिव फोर्सेस आपको समझ नहीं आ रही थी। अट्रैक्टिव फोर्सेस मींस के इट हैज एन एबिलिटी कि ये जो है वो द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। वाटर के पास एक क्वालिटी है कि ये आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको कम कर रहा है। ठीक है बेटा। हेलो जी, बात समझ में आई है? यस मैम। मैम Yes, ये ma'am.
अच्छा अंडर वाटर फोर्सेस वाली बात भी बता दें। ये देखिए बेटा, water not only form the hydrogen bond but it can form attractive ionic interactions between charge ions. 이거 줘봐도 ऑफ कर मेरा ऑफ। हेलो ये जो है इट कैन फॉर्म, देखें अगर आप ये देखें इफ यू पुट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, ठीक है, तो क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स दे यूनाइट टुगेदर एंड दे ऑक्यूपाई द सेंटर एंड तो वाटर के पास क्या है कि बिकॉज इन ये जो आपके फैट्स हैं दे आर हाइड्रोफोबिक, सो हाइड्रोफोबिक आयंस क्या करते हैं, दे फॉर्म हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वो कलेक्ट होके सेंटर में आ जाते हैं एंड दे लेकिन लाइक जब बाइल एसिड्स हों which are amphipathic molecules, तो फिर वो बनाते हैं मिसल फॉर्मेशन हो जाती है. सो वाटर नॉट ओनली फॉर्म मेजर, तो इसका जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वेदर इट इज अ सॉल्वेंट प्रॉपर्टी और अदर प्रॉपर्टी, दे ऑल बेस्ड ऑन इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, बट इट कैन फॉर्म दीज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और वन डॉलर फोर्सेस. ये सारे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कर सकता है. ठीक है, हेलो. यस मैम. अच्छा और क्या, अच्छा ये क्वेश्चन भी था कि राइट द बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. ठीक है, ये आपको शायद उसमें सवाल आया था. ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिमेंबर वन थिंग एज फार एज द बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इज कंसर्न कि वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. ठीक है, और अगर उसकी रीजनिंग आपसे कोई पूछे तो आपने ये दो चीजें बतानी है. उसके अलावा अगर आप देखें कि इट इज अ मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो वाटर की प्रेजेंस में हो रहे हैं. देन इफ यू रिकॉल कि जी वाटर जो है इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उससे क्या होता है कि इट एब्जॉर्ब्स एंड रिलीज हीट स्लोली. एज अ रिजल्ट ऑफ क्या होता है कि इट रिटेन्स हीट एंड इट prevent the extremes of the this temperatures, and because of this it can helpful in the maintaining the internal temperature of the organism as well as that of the atmosphere. ठीक है ना. फिर क्या है कि आप ये देखें लुब्रिकेशन, कि आपके जितने भी साइनोवियल जॉइंट फ्लूइड्स हैं, आपके जो है CSF है, क्विस ह्यूमर ऑफ द आई है, दे ऑल हैव अ वाटर. और तो बिकॉज ऑफ दिस इट प्लेज अ रोल इन लुब्रिकेशन. तो वाटर की इंपॉर्टेंस में आपके पास बहुत सारी. देन एलिमिनेशन waste product, metabolic waste product, they are being excreted out through kidney in the form of urine. So what is urine? Urine kya hai? It is a water having those water soluble unwanted waste from waste products of the metabolism or unwanted materials from the body. So आपको ये पता होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इट हैज अ रोल इन एलिमिनेशन ऑफ दिस अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. देन इट इज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है ना, हम कहते हैं जब ब्लड की बात करते हैं तो 60% ऑफ द ब्लड इज वाटर. ठीक. देन lubrication का रोल हो गया. देन वी हैव द म्यूकस, तो म्यूकस इज आल्सो कंटेन्स वाटर, सो एज ए लुब्रिकेशन में हम म्यूकस का रोल भी प्ले वो कर सकते हैं. देन रिमेंबर वन थिंग कि फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस वाटर इज अ मीडियम. वाटर इज ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक. अच्छा और कुछ आपने पूछना है वाटर से रिलेटेड, कोई चीज पूछनी है मुझसे? मैम इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला था एक टॉपिक. हाँ डिसोसिएशन, देखें वाटर हैज एन एबिलिटी टू आयोनाइज. आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि वाटर एज सच H2O हम लिखते हैं. ठीक है, बट इट हैज एबिलिटी टू सेल्फ आयोनाइज. आयोनाइज में ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. when it dissociate into hydrogen ions or hydroxide ions, तो इन पे चार्ज आ जाते हैं. you can see hydrogen has positive charge, OH has a negative charge. this is called ionization of water. and is ionization of water को जो है अच्छा remember one thing, जो water जो है it can form hydrogen bonding with other water molecules, and क्योंकि वो hydrogen bond reversible होता है तो it can dissociate also. ठीक है, तो remember one thing कि water has a self ionization capacity. dissociate होता है, charge हो जाता है H plus and OH negative. got it? and this is called ion product of water. और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आता है 1 into 10 raised to the power minus 14 molar. Yes, ma'am. the unit is molar. got it?
And since we know that concentration of H ions is equal to OH ions, so हम कहते हैं कि जी H ion concentration of a pure water is 10 raised to the power -7. ठीक है? तो dissociation क्या है कि it has an ability to dissociate. It can even accept one hydrogen atom और hydronium ions की form में भी आ जाता है H3O. तो water जो है according to the whatever is the environment, it can accept, it can donate, it can ionize, it can form hydrogen bonds. ये इसकी सारी इसकी properties में है. ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, और क्या आपको वाटर में बेटा प्रॉब्लम थी? एनी वन ऑफ यू? मुकीत, आप आर यू देयर? हेलो, मुकीत साहब नहीं है? एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वाटर मेटाबॉलिज्म? एनी क्वेश्चन बेटा? इज इनवाइटेड. हेलो मैम, इसमें जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर का इंटरेक्शन है, उसमें जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है बिटवीन दी देखें बेटा, वाटर देखें, वाटर इज अ सॉल्वेंट, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पोलर मॉलिक्यूल्स. रिमेंबर वन थिंग. ठीक है? क्या चीज है? Yes, ma'am. समझ में आ रही है? वाटर Yes, हैज एन ma'am. एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द पोलर मॉलिक्यूल्स. जो नॉन पोलर है उनके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता. तो जब हम एम्फीपैथिक कहते हैं तो एम्फीपैथिक मींस द मॉलिक्यूल हैज बोथ द पोलर एंड द नॉन पोलर कंपोनेंट. ठीक है? तो आपके Yes, जो ma'am. लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स का जैसे एक स्ट्रक्चर मैं आपको शो करती हूँ कि इसमें आप देखें. मते 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 लाइन जो इकड़ो में अच्छा. Now you can see here बेटा, ये जो पिक्चर है ना ये आपको बता रही है. You can see here there is a phospholipids. ये देखें, ये polar heads हैं, ये जो आपको purplish आपको नजर आ रहे हैं. And these are the long chain hydrocarbon chains. So remember one thing कि water के जो oxygen है और hydrogen, they can both form this hydrogen bonding with the other molecules. Okay? Yes, ma'am. ठीक है? तो अब जो है and polar के साथ वो hydrogen bonding कर रहा है. You can see here. So those non-polar molecules, they are being buried into the interior of those molecules, and as a result of this, ये जो आपके fatty dietary जो lipids होते हैं, they actually circulate in the form of micelles are first formed, and then they are being circulated and lymph में जाते हैं इस तरह से. तो this is an amphipathic molecule, and you can see that water has formed a solvation sphere around these water molecules, and you can see कि hydrogen जो है it is facing towards the discharge because the phospholipids में आपका जो phosphate head है वो negatively charged है. Am I right? Phosphates are Yes, ma'am. negatively charged and hydrogen has a positive charge. Okay. So if you concentrate on the structure of water molecule which surrounds this amphipathic molecule, you can see these are the hydrogen atoms which are facing towards the phosphate group of this this phospholipids, and this long hydrocarbon chain is buried into the center. So this is how water reacts with the amphipathic molecules. अब समझ में आ रहा है? And this is the Yes, ma'am. mechanism of Thank micelle you. formation. Yes, ma'am. Okay. Any other question regarding water? अच्छा बेटा, बफर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? हेलो, शो मी नो मैम. नहीं, बफर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो तुम्हें जिसने नो कहा है मुझे जरा बफर की डेफिनेशन तो बताओ. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस सर्कुलोसिस ये मैं बता दूं थोड़ा सा. बेटा जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि व्हाट इज पीएच, तब तक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस की बात नहीं होगी. ठीक है? हाउ विल यू डिफाइन पीएच? चलो मैंने आज कहा था कि ये सिर्फ वन साइडेड स्टोरी नहीं होगी. सो हाउ विल यू डिफाइन पीएच? फर्स्ट टेल मी, एनी वन ऑफ यू. pH is Negative log of hydrogen ions. कंसंट्रेशन बहुत आसान है. नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन. ये हाइड्रोजन आयंस ब्लड में आए कहां से? हाँ, Ma'am, now listen to me, behave like medical student, one at a time. ठीक है? आप में से जिसको हिरा को छोड़ के बाकी कोई भी बोल सकता है. हिरा नहीं बोलेगी. हाँ मैम आपके कार्बन जी बेटा. हेलो, Hey, assalamualaikum.
वालेकुम अस्सलाम जी। जी बेटा कोई मुझे बताओ सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ब्लड। ब्लड में हाइड्रोजन मैम आयन फर्स्ट का, इज हाँ मैम इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज आ जाएगी और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज आ गया। हाँ। चलो एक एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो गई, ठीक है। और और मैम इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से भी आते हैं। अच्छा उसके अलावा और मैम ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से भी आते वेरी हैं। गुड। चलो ये कौन बोल रहा है? जी मैम कौन है इस एमन समय? हाँ एमन। एमन अच्छा अच्छा, बॉयज में से कोई और जवाब नहीं दे रहा, एमन ही बोले जा रही है। हाँ बेटा, और इसके अलावा और क्या सोर्सेज हैं? चलो मैम कैटाबॉलिज्म। ब्रेक डाउन Phosphate containing amino acids. कौन से? Phosphate containing. फॉस्फेट कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स? कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें फॉस्फेट होता है, जरा बताओ। Phosphate containing proteins. फॉस्फोप्रोटीन्स की बात कर रही हो? चलो Yes, ma'am. फॉस्फोप्रोटीन का नाम तो बताओ किसी। Mm, बेटा जी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का नाम सुना है? कीटोन बॉडीज का नाम सुना है? yes, ma'am. ज्यादा सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, इन ब्लड। अगर Okay. यहाँ लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। अब एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस की बात हुई है तो आई विल आस्क डॉक्टर जमील के वो आप इसको आपको कॉन्सेप्ट देंगे। जी डॉक्टर जमील आप आ जाए। इन्हें सही है। अस्सलाम वालेकुम। I'm Dr. Jamil Siddiqui. I taught you the concept of pH and buffers, and the question was pertaining to the clinical disorders, that is acid-base disorders, regarding the alkalosis and acidosis. Am I right? yes sir. Yes, Yes, sir. Now, if you can you see this slide? Yes sir. अच्छा, Yes, sir. हाँ, तो इसमें just you see that I tried कि भाई average pH is 7.4, ठीक है जी। If it falls, it is acidemia. If and this disorder is called acidosis. और अगर ये this pH rises above 7.4, it is called alkalosis. ठीक है, ये clear हो गया? Response Yes, चाहिए? sir. हाँ, अच्छा। Yes, sir. A major cell dysfunction due to change in intracellular pH. होता क्या है? pH change इतनी vital क्यों है? Why it should be resisted and it should be maintained within the physiological range? Why? Because the change in pH causes the concentration of hydrogen ions increased or decreased. If the concentration of hydrogen ion is decreased or increased, the macromolecules, especially which are charged, and उनका structure change हो जाता है. When the structure is affected, automatically the function is affected. When the function is affected, तो जितने भी macromolecules हैं, उनका physiological function, उनका metabolism, उनका anabolism, उनका catabolism, everything is disturbed. Is that clear? Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स को का स्ट्रक्चर प्रिवेंट करना है और उसके फंक्शन को मेंटेन करना है, तो जनाब पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा फिजियोलॉजिकल रेंज में। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अभी मैडम ने एक सवाल पूछा था कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ, आवाज आ रही है? ठीक है, अभी भी स्टिल हाँ, अच्छा।
नाउ कि मैंने आपको कहा था कि मैडम से आपने सवाल पूछा व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन। पहली बात तो सिर्फ सिंपल से इतना कह देते मेटाबॉलिज्म, यानी एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बोथ, स्पेशली द कैटाबॉलिज्म। एक तो मेजर सोर्स ये है हाइड्रोजन आयन की, ठीक है। दूसरा, जब मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या नर्व्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसमें भी देयर इज शिफ्टिंग ऑफ एनाइन एंड कैटाइन। जब सेल ग्रो करता है तो भी, जब सारी बात एनाबॉलिज्म करेगा तो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन होगी। सबसे मेजर तो मैडम ने सही कहा कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या फॉर्मेशन ऑफ कीटो एसिड्स इन व्हेन द एक्सेसिव beta oxidation of fat or fatty acid is there. अच्छा, जब when the movement of the substances across the surface membrane, तो जब substances move करते हैं across the cell membrane, ये भी against the concentration gradient और active transport, इसके तहत भी hydrogen ions they are released and or released into the plasma or blood affecting the pH. और इस जहरी बात है, जब आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा था तो साइटोस्केलेटन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल इज आल्सो रिलेटेड विद द पॉलीमराइजेशन और पोलराइजेशन, depolarization, cardiac muscles, all these physiological phenomena, they give you the production of hydrogen ions. But the major cause is metabolism, baat hi khatam, especially the catabolism. This is the major cause. Cellular level पे catabolism is the main. सारी बातें जब क्रब साइकिल पे जब जाते हैं एसिटाइल को ए, तो आप देखें जितने भी हाइड्रोजन आयंस हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन चेन, दे प्रोड्यूस द नेट एटीपीज व्हिच इज एक्सेसिव इन अमाउंट, इवन कई गुना ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस से वो प्रोड्यूस होते हैं। खैर, ये सवाल तो हो गया। अब आपको जो नेक्स्ट आपको करना था वो आपने बस पूछा था कि एसिड बेस डिसऑर्डर्स बताना है। पहली बात तो ये कि एसिडोसिस बता चुका, अल्कलोसिस बता चुका। एसिडोसिस, अब दो किस्म की चीज़ें हैं, एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। जो दो मेन फंक्शन जो सिस्टम्स हैं वो रेस्पिरेटरी है और दूसरा मेटाबॉलिक है, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी है उस, हेलो जी बेटा, यस सर, ठीक है ना। अब आपने एसिडोसिस और अल्कलोसिस तो डिस्कस करना है, उसको तो देखना है। वो तो सिर्फ पीएच देख के आप बता सकते हैं कि ये एसिडोसिस है और पीएच देख के बता सकते हैं कि ये अल्कलोसिस है। लेकिन हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, both definitely acidosis and alkalosis. And now I'm talking about the respiratory acidosis. इसमें जो इंडिकेटर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हेन आर्टेरियल ब्लड इज सेंट टू द लेबोरेटरी फॉर द एनालिसिस ऑफ गैसेस, that analysis gives you the partial pressure of different gases. Among the gases is one is carbon dioxide. When the partial pressure of carbon dioxide is fixed and when it changes, increases or decreases, then that indicator of carbon dioxide is related with the respiratory system of mechanism. It could be acidosis, it could be alkalosis. When retention of carbon dioxide is more, say for example, hypoventilation, carbon dioxide is retained. ठीक है जी, तो क्या होता है? This is when carbon dioxide is retained, it is acidic, it causes acidosis. Removal of carbon dioxide, increased removal of carbon dioxide from the body, which is physiologically or normally seen in the hyperventilation. देखें ना, आपको जब जरूरत पड़ती है तब भाग रहे होते हैं, तो there is a hyperventilation. तो excessive removal of carbon dioxide beyond the physiological limit is called the alkalosis. And since the parameter is carbon dioxide, it pertains to the respiratory alkalosis. ठीक है जी, respiratory acid-base disorder, the indicator to be analyzed is carbon dioxide in the form of partial pressure of carbon dioxide in the blood. While अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें जो आपने देखना है, डेफिनेटली इट इज मेटाबॉलिज्म, इवन वॉमिटिंग एंड डायरिया, दे मे लीड to the metabolic alkalosis and acidosis. लेकिन the parameter, it is the plasma bicarbonate ion. This
plasma bicarbonate ion is the conjugate base of carbonic system, bicarbonate buffer system. And since it is the conjugate base, it can accept the proton. So it is a base, conjugate base. H2CO3 is the acid, weak acid. But HCO3 is its conjugate base because it can accept the proton. It can become H2CO3. So bicarbonate ion is estimated in the blood, and it is examined and interpreted accordingly to reach the diagnosis whether it is alkalosis or acidosis. And when bicarbonate is considered, it is definitely the metabolic part of the system. It could be increase or decrease because of the increase or decrease acid production during metabolism, loss or gain of bicarbonate ions by different methods, just vomiting, diarrhea, and increase or decrease kidney function to excrete excess acid. जारी बात है, किडनी आपको पता है एसिडिक यूरिन बनाता है नॉर्मली और एक्सक्रीट करता है एक्सेस एसिड को फ्रॉम द बॉडी. ठीक है जी. The body compensate for a pH imbalance by adjusting the activity of the lungs, kidneys and also the buffers. आगे चलो. Yes, sir. बाकी दूसरे भी तो कुछ दे दें. ठीक चल रहा है. Yes, Yes, sir. sir. अब देख लो ये. Yes, sir. हाँ ये जी ठीक चल रहा है. जी सर. एसिडोसिस, अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी, ये कभी नहीं होते, ये मिक्स चल रहे होते हैं, इसलिए इनकी इंटरप्रिटेशन इतनी आसान नहीं है. आप इवन 10 साल 15 साल 20 साल नेक्स्ट इसको पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, इंटरप्रेट करते रहेंगे. लेकिन यहाँ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको देना है कि ये यहाँ तक तो कंसेप्ट आ गया. अब हम एक इसका नेक्स्ट चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा. इफेक्ट ऑफ सिंपल एसिड बेस डिस्टर्बेंस. ठीक है. अब मैं बात करता हूँ रेस्पिरेटरी की. ये रहा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और ये है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमने कौन सा पैरामीटर, एसिडोसिस है, पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन पीएच नहीं है, यहाँ पर है प्लाज्मा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल्स. ठीक है जी. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. एसिडोसिस हुआ, प्लाज्मा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई. ठीक है, यानी पीएच डिक्रीज हो गया. ठीक. अच्छा, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट देखने के लिए हमने क्या देखना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ carbon dioxide in arterial blood is increased, plasma hydrogen ion concentration is increased, and that increased plasma hydrogen ion concentration or a decrease in pH results in the acidosis. And since the parameter is partial pressure of carbon dioxide, it pertains to respiratory system of the body, that is respiratory acidosis. ठीक है जी. Yes, sir. अब बाइकार्बोनेट को हम टच नहीं कर रहे फिलहाल. अब आप बात करें रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रिवर्स हो जाएगा. PCO2 increased, PCO2 decrease. Plasma hydrogen ion concentration increase, plasma hydrogen ion concentration decrease. यानी pH increase but plasma hydrogen ion concentration expressed in moles per liter is decreased. ठीक है जी. So respiratory acidosis and respiratory alkalosis, both the parameter which has to be interpreted is partial pressure of carbon dioxide. Why partial pressure? Because the gases in the fluid they are mixture. जैसे एयर में आप देखें आपके पास 3-4 गैसेस हैं. नाइट्रोजन है जिसका partial pressure, अब दारी बात 5-6 गैसेस हैं तो they exert a pressure. When they exert a pressure, the cumulative pressure is 1 atmosphere, but it is divided into partial pressures. Nitrogen का अलग है, carbon dioxide का अलग है, carbon dioxide का, hydrogen का अलग है. So if there are more than one gases, so the total pressure is to be divided into the partial pressures, ताकि net pressure पता चले कि carbon dioxide का क्या है और net पता चले कि उसका hydrogen का कितना है और nitrogen का कितना है. ठीक है जी. चलो आगे. Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, वो sir. तो अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं थोड़े से. तो अच्छा, अब पहले मैंने आपको समझा दिया कि हाउ व्हाट इज एसिडोसिस एंड व्हिच पैरामीटर. यहाँ तो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं. ठीक है.
अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. You know the metabolic alkalosis or acid bed disorder, the parameter is plasma bicarbonate ion. ठीक है, ये कंजुगेट बेस है. हाँ, ये बढ़ेगा तो अल्कलोसिस होगा. ठीक है, और अगर कम होगा एसिडोसिस होगा. Bicarbonate ion is released from the carbonic acid, no doubt. But this bicarbonate ion is the conjugate base of carbonic acid. Why? Because it is anion. Why? Because it can accept proton. Why? Because when it can absorb, take up the hydrogen ions, so it becomes the acid itself, weak acid. तो बफर सिस्टम में जब हम देखेंगे, लेकिन ये लोग ये समझते हैं कि कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है तो बाइकार्बोनेट आयन कंजुगेट बेस कैसे हुई. भाई एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स बाय अपना ब्राउनस्टेड एंड लोवरी डेफिनेशन. ठीक है, और द कंजुगेट द बेस एक्सेप्ट द प्रोटॉन एक्सेप्ट. अब ये बाइकार्बोनेट कुछ भी है, ये चार्ज है, एनाइन है, यहाँ पर H हाइड्रोजन आयन ले सकता है. When it is a proton acceptor, definitely it is a base. And since it's a part of the acid, it is the conjugate base of that weak acid. ठीक है जी? Yes, sir. हाँ, तो अब बाइकार्बोनेट आयन को मैंने देखना है. बाइकार्बोनेट आयन मेटाबॉलिक सिस्टम पे से को इंटरप्रिटेशन देता है. एसिडोसिस, the plasma bicarbonate decreased. Alkalosis, it is increased. It is conjugate base. When increase, result in alkalosis. When it is a conjugate base is decreased, it result in acidosis. So metabolic acidosis, pH पे तो वही फर्क है. pH तो आप फौरन देख सकते हैं कि एसिडोसिस है तो pH डिक्रीज या प्लाज्मा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. अगर अल्कलोसिस है तो प्लाज्मा हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगी. लेकिन how will know? You will know that the plasma bicarbonate ion is it is 23 to 30 milliequivalent per liter. वो जब कम हो जाएगा it may result in acidosis. और चूंकि bicarbonate कम हुआ है it is metabolic, and जब bicarbonate increase हुआ है it is metabolic. So the two acid base disturbances in terms of acidosis and alkalosis divided into two, respiratory and मेटाबॉलिक. तो फिलहाल इन दोनों में फिर मिक्स टाइप चीजें हैं, फिर वो डिफरेंट किस्म के किडनी मैकेनिज्म है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, उसमें डिफरेंट किस्म की चीजें आती हैं. लेकिन फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि एसिडोसिस और अल्कलोसिस यू कैन आइडेंटिफाई बाय जस्ट लुकिंग एट द प्लाज्मा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल्स पर लीटर. एंड देखो इट इज मोल्स पर लीटर है, जबकि KW आयनिक प्रोडक्ट इज मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर. वो खैर अभी बियॉन्ड दिस स्लाइड. So now you can differentiate between the acidosis and alkalosis and definitely the respiratory and metabolic components. आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. किसको समझ में नहीं आया इस स्टेज पे? Any further query? अब देखो, अब ये मैंने आपको बात बताया, जब हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात कर रहे हैं, हमने PCO2 देखा, इसको टच नहीं किया. इसको टच इसलिए नहीं किया कि इसमें थोड़ी वेरिएशंस होती हैं, वो इतनी जल्दी जज करना उनको ये चार्ट बिल्कुल सही बना हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है. ये मैंने 3-4 दफा चेक किया है. इसमें जैसे नॉर्मल है, स्लाइटली डिक्रीज्ड है. मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में PCO2 है नॉर्मल और स्लाइटली इंक्रीज, उनका इफेक्ट कम है. मेजर इफेक्ट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इट इज अ स्टैंडर्ड करेक्ट चार्ट. डिफरेंट किताबों में डिफरेंट मिलेगा और कुछ नीचे ऊपर भी होगी. दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लिनिकल कंडीशन के विच क्लिनिकल कंडीशन दैट बुक इज डिस्कसिंग. तो ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ समझने के लिए आपको एसिड बेस डिसऑर्डर आप समझ जाएं, एसिडोसिस और अल्कलोसिस. और ज़ाहिरी बात है एक कम दो जो उसके फॉर्म्स हैं, कुड बी फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कुड बी फ्रॉम द मेटाबॉलिक सिस्टम. वन ऑफ द टू ऑफ द मोस्ट मेजर कॉजेज ऑफ चेंज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी फिजियोलॉजिकली. आगे चलूं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरी तस्वीर भी आ रही तक पहुंच रही है सही तरीके से? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपकी आवाज आ रही है. ठीक है बेटा. लाउड इनफ एंड क्लियर इनफ?
Yes, sir. Yes, अच्छा, Yes, sir. अभी Yes, आप sir. अभी पीएच कॉन्सेप्ट और उसका बफर्स पे और कुछ जो क्वेरीज हैं पूछो। हमने सिस्टम रखा हुआ है, इसी से रेलेवेंट कोई चीज़ है ताकि योर स्फीयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग शुड नॉट बी इंक्रीज, उसका डायमीटर नहीं बढ़ना चाहिए, उसी डोमेन में रहें तो बेहतर है। यू आस्क द क्वेश्चन प्लीज। यस, कम अप। सर मैं पूछ रहा था कि जो हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन है इसकी हमें डेरिवेशन भी आनी चाहिए या जस्ट नहीं हमें नहीं, इक्वेशन ही डेरिवेशन सिंपल है यार, तरफ नीचे वो आपको इक्वेशन समझ में आती है, मैथमेटिकली इक्वेशन है, लेफ्ट पे अगर डिवाइड किया है। हेलो बेटा, यू आर नॉट सपोज टू ड्राइव दिस एचएच इक्वेशन। आपको सिर्फ ये पता हो कि व्हाट इज एचएच इक्वेशन, हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन, और इसकी Yes, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना, yes, कि yes, व्हाट ma'am. इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन, एंड इसकी डेरिवेशन आपको कोई आपसे नहीं पूछेगा। pH इज इक्वल Yes, टू, ठीक है, pK प्लस yes, लॉग ma'am. बेस अपॉन एसिड जो भी है, तो Yes, व्हाट इज ma'am. इट्स एप्लीकेशन, यू शुड नो दैट। Yes, ma'am. Thank मैडम you. ने क्लियर कर दिया, लेकिन अगर कोई आदमी उसको ड्राइव करना चाहे तो सिंपल 8वीं जमात में हम इक्वेशंस बैलेंस करना सीखते थे। एक लेफ्ट साइड पे अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो वही मल्टीप्लिकेशन हम राइट पे करेंगे, अगर डिवीजन की है तो डिवीजन करेंगे। सिंपल हार्पर के अंदर दिया हुआ है, अगर देखना चाहो तो देख लो, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं आनी चाहिए। आई रीइटरेट द स्टेटमेंट ऑफ द मैडम कि ओनली यू नो द HH equation की final shape, that is the pH is equal to pKa plus log conjugate base divided by weak acid। ठीक है जी, वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। अच्छा Yes, बेटा, sir. एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि जो एचएच इक्वेशन है इसमें pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड, ठीक है, ये pKa क्या होता है? व्हाट इज pKa? मैम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। dissociation नहीं constant. नहीं, इसको डिफाइन कैसे करोगे ये? व्हाट इज pKa? मैम ये और अगर हम लोग कहते एबिलिटी, हैं कि pH इज इक्वल टू pKa, तो क्या मतलब निकलेगा इसका? pH इज इक्वल मैम टू ये एसिड की pKa। एबिलिटी को बताता है, उसकी डिसोसिएशन, अगर उसे हम किसी भी सॉल्वेंट में हम उसे The अगर ऐड कर रहे हैं। acid, this is the buffer pair जो है, it is in its fully ionized form. The Yes, acids ma'am. and the base concentration is equal. Got it? pH is equal to pK means when the acids, this buffer system is in a fully ionized form and the concentration of acid and the base is equal. Got it? This is, और इसकी ये जो आपकी एचएच इक्वेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपको पीएच वैल्यू पता है तो आप पीके पता कर सकते हैं, या अगर आपको पीके प्लस उसकी कंसंट्रेशन पता है तो यू कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, मैम pKa नेगेटिव लॉग होता है Ka का। के का, तो के डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, लेकिन अगर कोई Yes, आपसे ये ma'am. पूछे कि बेटा व्हाट इट डज मीन पीएच इज इक्वल टू पीकेए, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? अभी अभी मैंने बताया है, The concentration of acid and base is equal. equal, it is in its fully ionized form the base। ठीक है, मैम Yes, रिपीट कर दे, मुझे समझ नहीं आया। मैम इसको आप रिपीट कर दे। हाँ, तो अभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में स्लाइड तो नहीं है, ये प्लाज्मा बाइकार्बोनेट डिक्रीज है। यू फॉरगेट अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सिर्फ आप प्लाज्मा बाइकार्बोनेट को देखेंगे, बिकॉज यू आर आज टॉकिंग अबाउट द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इतना समझाया, फिर अगेन एक क्वेश्चन आया मेरे पास। ठीक है, अब सिर्फ मैडम, ठीक है, आगे चलूं। Yes, sir. अभी मेरा आपका जो सवाल था वो बेटा जब तक डॉक्टर जमील जवाब देते हैं, मुझे एक बात बताओ, हाउ विल यू डिफाइन बफर्स? हाउ बफर्स मेंटेन पीएच? अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं तो तुम क्या क्या जवाब दोगे इसका? हाउ बफर्स मेंटेन पीएच? अभी जो आप डॉक्टर जमील से बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, तो इसका जवाब आप खुद देंगे मुझे। मैम ये बफर्स किस तरह से बेसिकली पीएच को मेंटेन करते हैं? दे रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच, ठीक है ना? Ma'am, they reversibly bind Job of- hydrogen ions जी, by reversibly binding to hydrogen ions. देखो बेटा, बफर्स हैव एन एबिलिटी, आइदर दे डोनेट और दे एक्सेप्ट प्रोटॉन। जब जरूरत होगी तो एक्सेस है हाइड्रोजन आयंस की तो वो एक्सेप्ट करेंगे,
और जब हाइड्रोजन आयंस आपके जो है ब्लड में कम है तो ये डोनेट करेंगे. The buffer pair, buffers are always in pair. They are the solutions of weak acid with its conjugate base. Got it? Acids donor होते हैं, bases acceptors होते हैं. तो ये इनकी ability होती है कि whenever there is any variation in the pH, अगर acidic pH है तो हमेशा याद रखो pH low होगा तो एचाइन concentration बढ़ेगी. तो buffer system जो है वो accept करेगा blood में से एचाइन्स को, ठीक है? और जब एल्कलोसिस होगा तो ये एचाइन्स देगा. तो अब आपको इससे समझ आना चाहिए कि why in acidosis the bicarbonate ion concentration is decreased. जब तक मैकेनिज्म बफर्स का नहीं समझ पाओगे, they are solutions of weak acid with their conjugate base, ठीक है, which resist any change in pH when an acid or base is added to the solution. ये इसकी definition. तो जब अगर एसिडोसिस हो तो हमेशा वो होता है कि एसिडोसिस में एचाइन कंसंट्रेशन बढ़ती है और पीएच लो होता है. तो जो बफर सिस्टम आपका काम कर रहा है वो एचाइन जो है एक्सेप्ट करेगा. H2CO3 की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी. बाइकार्बोनेट आयंस क्यों कम हो रहे हैं एसिडोसिस में? क्योंकि सारा बाइकार्बोनेट जो है H2CO3 में कन्वर्ट हो रहा है. वो एचाइंस लेता जा रहा है ब्लड से ताकि किसी तरीके से पीएच को मेंटेन करे. तो बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन कम है. तो हमेशा बेटा समझने की कोशिश करो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक, नाउ यू आर गेटिंग इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी. अभी आपसे मैडम ने सवाल पूछा कि पी के ए क्या है. के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट. इन ए डिनोट्स द वीक एसिड. पी इज द पावर. क्यों पी ऑप्ट किया गया? जर्मन और स्पेनिश एंड इंग्लिश दोनों में पी स्टैंड फॉर द पावर. फ्यूसेंट, पोटेंस, जर्मनी में पोटेंस कहते हैं, इसलिए पी पावर है, दैट इज लॉग. और लॉग, विच लॉग? एक्सप्रेस्ड इन माइनस. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग स्टैंड फॉर पी एंड इट इज पीएच, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ठीक है जी. यहां पर ये भी नेगेटिव लॉग है. दिस पी स्टैंड फॉर द नेगेटिव. कहीं भी स्मॉल पी आएगा, लार्ज ब्रैकेट आएगा तो इट इज अ मोलर कंसंट्रेशन एंड स्मॉल पी आएगा तो नेगेटिव लॉग. नेगेटिव लॉग ऑफ क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका? वीक एसिड का. ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है. डिसोसिएशन कांस्टेंट फिक्स होता है. कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन, कैटाइन, डिसोसिएशन, एसोसिएशन में चेंज, बट दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट इज रिमेन्स द सेम. अगर ये सेम नहीं रहेगा तो वो चीज काम नहीं करेगी. ठीक है. दिस इज एच इक्वेशन की फॉर्म है जो मैंने ज़बानी बताई थी. पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाय वीक एसिड अनडिसोसिएटेड, दैट इज वीक एसिड कंसंट्रेशन. ठीक है जी. अब दिस इज एच इक्वेशन. अब इसकी मैंने इंपॉर्टेंस भी दिखा दी है आपको कि पीएच कैलकुलेट कैसे करती है और प्रोटोनिक इक्विलिब्रिया कैसे करते हैं या क्या. तो अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. जरा बफर निकालना. मैं आपको जो मैकेनिज्म है ना उसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ. आई होप के मैडम बता चुकी हैं आपको, थियोरेटिकल मैडम बता चुकी हैं, लेकिन मैं आपको इससे भी पहले वाली दे दें आप थोड़ा सा, कार्बोनिक एसिड वाली और पीछे, मतलब शुरू में और शुरू में.
Should I start? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जो होते हैं ये हमेशा इक्विलिब्रियम मींस इधर और उधर का एक ही बराबर बैठ जाए, बराबर नॉट इक्वल। 10 है, 10 में से 8 एक तरफ 2 एक तरफ, आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 4। 6 एक तरफ 4 एक तरफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1.5, वो फिक्स रहेगा। अब हम बात करते हैं जो जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ द वीक एसिड्स और रिवर्सिबल रिएक्शन, आप ये देखें, आप ये दोनों, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। मैं इसको छोड़ देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिली, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज हुआ और उसने कार्बोनिक एसिड बनाया, एंड कार्बोनिक एसिड डिसोसिएटेड इनटू इट्स प्रोटॉन एंड कंजुगेट बेस, ठीक है जी। लेकिन when carbonic acid is dissociated to protons and conjugate base, this conjugate base can accept this proton to make the bicarbonate. This ratio of conjugate base and undissociated weak acid is constant. Ratio, concentration नहीं. When ratio is constant, इसका K is constant, और चूंकि एसिड है इसलिए Ka, जारी बात है। अब उस रेशियो इज कांस्टेंट, अब उसका लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लो, और माइनस ले लो या प्लस ले लो, वो भी सेम ही रहेगा, ठीक है जी। अब व्हेन एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली इज एडेड, से फॉर एग्जांपल एसिड इज एडेड, the hydrogen ion concentration increases and pH decreases, acidosis. अब इस एसिडोसिस को कैसे बफरिंग करनी है, उसको शॉक, उसके शॉक को एब्जॉर्ब करना है ताकि नेट इफेक्ट मिनिमम हो। होगा क्या, दी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ गई, उसको कम करना है, तो बाइकार्बोनेट उसके साथ मिल गया और वीक एसिड बना दिया। दी एसोसिएशन इज इंक्रीज्ड, डिसोसिएशन इज डिक्रीज, ठीक है जी। अब जो शॉक था हाइड्रोजन आयन का, जो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से बढ़ता जा रहा था, वो सब कंजुगेट बेस एब्जॉर्ब करके उसको एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ वीक एसिड बना देगा, ठीक है जी। दी हेलो, समझ में आ रही बात? Yes, sir. बेटा दूसरे भी कोई जवाब दें कि ये मैकेनिज्म समझा रहा हूँ तो ये आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. मैं बफर की बात, क्या? हाँ अब देखें ना, बफर क्या है, is a pair of conjugate base which can Yes, accept the proton, the weak acid which can give you slight protons in the solution. So the concentration of conjugate base and concentration of undissociated weak acid varies. Why varies? To make the hydrogen ion concentration constant. When hydrogen ion concentration is made constant, or a slight change is there, but the major change is prevented, is opposed by changing the concentration of bicarbonate and carbonic acid. तो इसलिए when strong acid और strong alkali, अगर ये बफर सिस्टम ना हो तो आपके अगर एसिड डाला जाए तो पीएच बहुत कम हो जाएगा, और अगर अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली डाली जाए तो पीएच बहुत बढ़ जाएगा, जो कि फिजियोलॉजिकल रेंज को क्रॉस करेगा, और जब क्रॉस करेगा द स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल विल बी चेंज। व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल इज चेंज, इट्स फंक्शन विल चेंज। व्हेन फंक्शन चेंज, सारा मेटाबॉलिज्म, सारा कैटाबॉलिज्म, रेस्पिरेटरी चेन मैकेनिज्म, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, हर चीज जो है वो डिरेंज हो जाएगी। और सारी बातें कितनी डिरेंज होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोजन आयन concentration change. So the change in hydrogen ion concentration is minimal by virtue of increase or decrease concentration of conjugate base and acid, but the ratio of conjugate base and weak acid remains the same, so that the log is same, and since log is same, the answer of pH, that is pK तो same है उस weak acid का, वो भी same रहेगा जी। मैडम को
अब बेटा आप यही इसी एग्जांपल में देखो कि व्हेन देयर इज एन एसिडोसिस, बाइकार्बोनेट जो था एचाइंस के साथ कॉन्जुगेट किया एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। गॉट इट? दिस कार्बोनिक एसिड, क्योंकि डॉक्टर जमील ने इसी एग्जांपल में आपको दिखाया है कि बाय रिवर्सिबल रिएक्शन इट कैन डिसोसिएट इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। So remember one thing, whenever there is any change in the pH, not only the buffer system is working, but we have two other systems which also play an important role in maintaining pH. One is lungs and another is kidney. अब ये जो आपका कार्बोनिक एसिड है, it dissociates into water and carbon dioxide, और lungs जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे, and by this way, with the association of buffer system, lungs are playing its role in maintaining pH. ठीक है? तो दो सिस्टम आपके जो है, और एक किडनी, दूसरा लंग्स, एंड तीसरे आपके बफर सिस्टम, दे हैव अ रोल इन मेंटेनिंग द पीएच। और इस एग्जांपल से आपको ये पता चल रहा है कि ये कार्बोनिक एसिड आगे जाके डिसोसिएट हुआ वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होगी वाया लंग्स। तो यहाँ नाउ यू हैव गॉट द रोल ऑफ लंग्स हियर इन मेंटेनिंग पीएच। ठीक है, समझ आ रही है आपको? जी मैम। अच्छा, और एक किडनीज का रोल भी है कि वो जो है via phosphate ammonium and ammonia buffer system. It is, remember, buffers are solutions of weak acid. They are in pair form, weak acid with its conjugate base. ठीक है? तो आपका किडनी भी का प्ले करता है रोल in the form of ammonium buffer system and in the form of phosphate buffer system. तो डॉक्टर जमील ने आपको जो स्लाइड शो की उसमें उन्होंने यूरिनरी बफर्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन आपको मैंने एक बीसीक्यू दिया था, एंड दैट डे आई टोल्ड यू अबाउट दिस यूरिनरी बफर। ओके मैम, बुक में लिखा हुआ था कि अमोनिया जो है वो वीक एसिड है देन कार्बोनिक एसिड। हाँ ठीक है। तो अभी ये बफर सिस्टम भी समझ में आ गया था, इसी इक्वेशन में जनाब आपका रोल ऑफ लंग्स भी समझ में आ गया, और ये मैकेनिज्म भी समझ में आ गया कि कैसे वीक एसिड और उसकी कंजुगेट बेस का जो पेयर है वो रेजिस्ट करता है, तो और या चेंज करता है। मिनिमल चेंज इज रिजल्टेड और नो चेंज इज रिजल्टेड टू मेंटेन द फिजियोलॉजिकल पीएच ऑफ द बॉडी। इससे रिलेटेड कोई चीज है तो ठीक है, मैं एक चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, एक सेकंड जी, एक सिर्फ मैं ये चार्ट दिखा दूंगा। ये टाइप्स ऑफ बफर्स में इसमें मैंने बता दिया है कि ब्लड प्लाज्मा में कौन से हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बफर में क्या है, आईसीएफ इंट्रासेल्यूलर में कौन से हैं, आरबीसी में कौन से हैं, मेन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी मैंने आपको चार्ट दे दिया। इसमें अमोनियम बफर का जिक्र नहीं किया, लेकिन अमोनियम बफर इज आल्सो इज पार्ट स्पेशली इन द एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन। लेकिन फिर भी मैडम ने भी आपको पिछली दफ़ा कहा था कि फॉस्फेट बफर इज द मेजर किडनी बफर, लेकिन ये कि चूंकि उसमें उसका जिक्र नहीं था तो वो करेक्ट आंसर में नहीं आ सकता था, इसलिए अमोनियम सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अमोनियम। चूंकि अमोनियम का नाम था इसलिए अमोनियम को टिक करना था आपने। जी, कुछ बच्ची सवाल पूछ रही थी। सर आपने बताया था कि इनकी जो कंसंट्रेशन है बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की वो रेशियो सेम रहती है, सर वो कैसे सेम होगी? भाई एक चीज देखो कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो जाएगी, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, तो या इसकी एडजस्टमेंट इस तरह होती है कि इनका रेशियो सेम रहता है। अगर हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा बढ़ गया, एसोसिएशन हो रही है, तो जाहिर बात है उसको कार्बोनिक एसिड बना के उसको वो भेज देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, और किडनी से उससे लंग्स से वो निकल जाती है। सिर्फ ओनली हम सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि जो रेशियो है दी एसिड एंड कंजुगेट बेस वो सेम रहे, ताकि उसका जो लॉग है उसकी रेशियो सेम रहे और वो पीएच को मेंटेन करे। यस सर। जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बताया, वो कॉम्प्लेक्स नाम है, इतना आसान नहीं है बफर को। अगर एक एक बफर को लेके चलेंगे और प्रोटॉन इक्विलिब्रियम बनाएंगे, पहले तो आप देखें ना, आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि के क्या है, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या है, फिर आयोनिक प्रोडक्ट क्या है, के डब्ल्यू क्या है, के डब्ल्यू में क्या फर्क है, के में क्या फर्क है, दोनों के यूनिट में क्या फर्क है, दोनों की क्वांटिटी में क्या फर्क है, दोनों का मतलब क्या है। ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको समझ में
आती रहेंगी, पढ़ते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस स्टेज पे जितना समझ में आता है और जो क्यूरी है, जो समझ में नहीं आता है, वो हमसे आप पूछ लें, एंड देन डेफिनेटली आगे की क्लासेस में आप इसको और पढ़ेंगे। आपका कमांड, अब जैसे एसिड बेस डिसऑर्डर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा, हम when we studied we developed the concept in 3rd year and 4th year, and you are in the 1st year, पहले साल के अंदर भी आपको concept मिल रहा है। So that is the advantage of the modular system. और जी, I'm waiting for the next question. Anybody? Yes, come on. कुछ मैं पूछूं या आप पूछेंगे? सर आप टेस्ट मैं पूछूं? जी सर। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं कि आज खुदा के लिए, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये 3 टॉपिक जिस पे हमने डिस्कशन किया, उसकी रिकॉर्डिंग 2 दफा सुन लेना बस। ओके सर। ये यस सर। तीनों टॉपिक आप कम से कम 6 महीने तक तो नहीं भूलेंगे। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करें सबके सब, ऑल द पार्टिसिपेंट के दैट ये मेरे ख्याल से मेरा लेक्चर में 3 दफा तो रिपीट भी होता है, उसको इस सिस्टम में ले आना के ताकि फॉरवर्ड भी करते रहूं। मैडम का लेक्चर, मेरा 2 लेक्चर, ये 2 लेक्चर, ठीक है ना। और जेनेटिक्स का भी देख, जेनेटिक्स थोड़ा सा काफी मैंने डिटेल में किया था क्योंकि उसमें जेनेटिक टॉपिक बहुत बड़ा था, लेकिन बट दीज 3 लेक्चर्स रिकॉर्डेड यू विल लिसन ट्वाइस विद द गैप ऑफ 12 आवर्स। एक दफा सुन लो, फिर 12 घंटे के बाद सुनना, उस वक्त नहीं। एक ही सीटिंग में एक लेक्चर नहीं होगा, ठीक है? यू प्रॉमिस? यस सर। और फिर तुम इंशाल्लाह। देखना, फिर तुम देखना कि हाउ मच रिटेंशन पावर यू डेवलप एट द मोमेंट। मतलब एक 24 घंटे के अंदर अंदर आप बोलेंगे कि हमें तो बहुत कुछ याद हो गया है, और आप रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब मैं खुदा हाफिज कहूं। जी फरमाइए, अब मैं जाऊं, मतलब बंद करूं सेशन को? जी बेटा। सर आई हैव अ क्वेश्चन हियर। सर वाटर मेटाबॉलिज्म में हमने क्या क्या देखना है, याद करना है? वाटर मेटाबॉलिज्म पूरा देखना है आपने। वाटर मेटाबॉलिज्म मैडम तो पढ़ा चुकी है। देखें उसके अंदर कोई चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैडम ने पढ़ाया वाटर मेटाबॉलिज्म। ना बेटा लिसन टू मी, जहाँ तक वाटर मेटाबॉलिज्म की बात है, सबसे पहले तो जो वाटर की प्रॉपर्टीज हैं उसको आपने देखना है। दूसरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर देखिए, एंड द बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कि वाटर क्यों हमारे लिए एसेंशियल है, व्हाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। ठीक है, तो उसमें आपको उसके सारे फंक्शंस मैंने उस लेक्चर में हर चीज आपको बताई हुई है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो है थर्मल प्रॉपर्टीज, एंड उसका रोल एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, व्हाट इज द बेसिस फॉर इट्स सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है? यस। हेलो। हाँ अच्छा, एक चीज बेटा और ये कि नेक्स्ट वीक के लिए आप हमें अपने जो टॉपिक्स आपको नेक्स्ट जो है आपका है मॉड्यूल आपका हीमोपोएटिक मॉड्यूल है। इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं जो आपको मुश्किल लग रहे हैं, वो आप हमें अपनी अपडेट्स दे दें ताकि नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा नेक्स्ट फ्राइडे मैम हीम डिग्रेडेशन। ठीक है बेटा? मैम हीम डिग्रेडेशन चलें ठीक है, वो तो बहुत अच्छी आसान है, इतनी मुश्किल एक दफा पढ़ के आना जरूरी है। डिस्कशन को अगर आप अपने लिए फायदेमंद करना चाहते हैं तो बेटा एक दफा उस टॉपिक को पढ़ना जरूर या सुनना जरूर। अब तो पढ़ने के बजाय मैं ये कहूंगी सुनिएगा जरूर। ठीक है? एंड हीम डिग्रेडेशन मीनवाइल आप और भी देख लें। पोरफायरियस, आई थिंक इट्स अ टिपिकल टॉपिक। या मैं पोरफायरियस हीम डिग्रेडेशन एंड जॉइंटिस। हीम डिग्रेडेशन एंड जॉन्डिस, पोरफायरियस सबको समझ में आ गया? नहीं, पोरफायरियस भी नहीं आया। नहीं आए ना? चले ठीक है। बहरहाल यू हैव इनफ टाइम, तो आप हमें जो है अपने टॉपिक्स, अपनी क्वेरीज भेजें ताकि नेक्स्ट फ्राइडे को हम अकॉर्डिंगली फिर उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज मैम। एक सेकेंड यस सर। जी सर। Yes. मैं एक लिख दूं, एक यस सर, वेट। जॉन्डिस एंड बिलिरुबिन फॉर्मेशन, हीम डिग्रेडेशन, जॉन्डिस, और तीसरा क्या था? पोरफायरिया सर। अच्छा, एक वाटर मेटाबॉलिज्म में मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आवाज आ रही? यस सर। यस सर। वो मैडम ने बताई भी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसमें मेंटेन मैं आपको भी 2-3 दफा पहले भी बता चुका हूँ। बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन and the ionic the bond between the hydrogen and that is the partial sharing that gives you an angle at pole, एक पोल पे 2 हाइड्रोजन है, ये रहा, ठीक है, और ये एक पोल पे ये ऑक्सीजन है, ठीक है जी। This oxygen is carrying the delta negative charge and these both hydrogen atoms they carry the delta positive charge, so there is a polarity, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Now this angle जो बनता है it is 104.5. Why do we see delta positive and delta negative? Slight charge, it is not complete charge, complete transfer of electron नहीं है, तो sharing तो है, like that shared pair of electron is slightly tilted or shifted to the oxygen because of the electronegativity, high electronegativity of the oxygen. So that shift creates a slight negative charge on the oxygen and slight positive charge on the hydrogen. ठीक है, शेयरिंग तो है। Yes, अगर sir. यहाँ पर अगर ये देखें ना आप, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन होते, 2 हाइड्रोजन नहीं होते, एक हाइड्रोजन इधर होता है, तो 180 डिग्री का एंगल बनता और इक्वल शेयरिंग इक्वल डिस्टेंस के साथ हैविंग नो पोलैरिटी, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2, ठीक है जी। कार्बन बीच में 2 ऑक्सीजन 2 पोल बने लेकिन नो पोलैरिटी, नो चार्ज, नील, चार्ज इज नील, एंगल इज 180, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज फुल्ली कैंसिल्ड और एक लीनियर मॉलिक्यूल हैविंग नो पोलैरिटी एट ऑल। लेकिन यहाँ चूंकि पोलैरिटी है, दैट एंगल इज 104.5, ठीक है। Yes, sir. अब दिस 104.5 इज वेरी वाइटल फॉर द लाइफ। अगर ये आप एंगल चेंज कर दें, सारी दुनिया में से लाइफ खत्म हो जाएगी। कैसे भाई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, बात ये इस तरह है कि ये दिस एंगल जो है, जब हम वाटर मॉलिक्यूल को वाटर को हम कूल करते हैं तो सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते चले जाते हैं, ठीक है जी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स करती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जैसे 20 सेंटीग्रेड से हम नीचे लेकर आए, नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर जो है वो अपना साइज डिक्रीज करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स करीब से करीब होते चले जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. अब एक एबनॉर्मल फिनोमेना है जो सिर्फ वाटर में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता, किसी चीज में नहीं पाया जाता, एंड इट इज सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल में पाया जाता है, एंड इट इज बाय वर्चू ऑफ दिस 104 डिग्री 104.5 डिग्री। कैसे? अब इनकी जो 3 डायमेंशनल पैकिंग है, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वो दिस एंगल उसको अलाउ नहीं करता कि और करीब आए, रादर वो एक दूसरे को एक्सपेल करते हैं। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और ठंडा करो, 3, 2, 1, 0 तक। जब 0 तक करोगे आप उसको, तो ये एक्सपेंड होगा, वाटर मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े से स्लाइटली दूर हो जाएंगे। जब दूर हो जाएंगे उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। दैट मीन्स द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 से नीचे जाओगे डेंसिटी कम होगी, 4 से ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होगी, ठीक है। Yes, sir. 4 Yes, sir. डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज बाय Yes, वर्चू sir. ऑफ दिस एंगल। इसका मतलब ये कि जब ठंड हो रही है, समंदर में नहर है, दरिया है, उसमें बर्फ जम रही है। बर्फ जब जम रही है तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जम रही है। जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जम रही है तो उसकी डेंसिटी कम हो रही है। जब उसकी डेंसिटी कम हो रही है तो वो फ्लोट करके ऊपर आ जाती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा पे वाटर नीचे चला जाता है और ऊपर जो है बर्फ आ जाती है।
3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बर्फ मिलती है, 3 पे भी बर्फ मिलती है, बिकॉज ऑफ द लेस डेंसिटी, और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को दूर कर देते हैं टू मेक द क्रिस्टल्स ऑफ आइस, इसलिए उनकी जो गैप होते हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं और वो मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं। जब दूर हो जाते हैं डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है तो जमा हुआ पानी फ्लोट करता है, जब फ्लोट करता है तो ऊपर आ जाता है, जब ऊपर आ जाता है तो पानी नीचे जम नहीं पाता। बहुत ज्यादा ठंड चाहिए, बहुत ज्यादा ठंड। आइसबर्ग्स बनाने के लिए सर ये कहीं दबाव बताने वाटर मॉलिक्यूल्स दूर कैसे होते हैं? भाई एक देखो, एक क्रिस्टल्स होते हैं, हर चीज जब सॉलिडिफाई होती है तो एक स्पेसिफिक क्रिस्टल्स बनाती है। डायमंड के अब अलग क्रिस्टल्स हैं, कोयले के अलग है, वही कार्बन के क्रिस्टल्स हैं, अगर शक्ल चेंज करेंगे तो कोयला बन जाएंगे, शक्ल चेंज करेंगे तो डायमंड बन जाएंगे। तो उनकी जो शेप्स हैं ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज स्पेसिफिक, दैट स्पेसिफिक शेप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन सॉलिडिफिकेशन of the molecules depends upon many factors. Water की सूरत में the main factor is the angle between the hydrogen and oxygen molecule, that is 104.5. अब समझो तो सही भाई, पहले लाइफ बनी गए, अब जब बर्फ ऊपर आ गई, नीचे पानी रहा, मेरीन लाइफ आपकी जिंदा रही। हम सबसे पहले दुनिया में मेरीन लाइफ ही वजूद में आई थी, पता है ना, बिग बैंग थ्योरी हुई, क्लाउड आ गए, अपना इतनी गर्मी बढ़ी जमीन में कि उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए और वाटर बनाया। जब वाटर बनाया तो गर्मी की वजह से वेपर बन गए तो क्लाउड बन गए। इतने थिक क्लाउड बने कि उसमें से जब बरसना शुरू हुए तो कई हजार साल तक बादल बरसाते रहे पानी, जमीन ठंडी हो गई, दरिया समंदर बन गए, मेरीन लाइफ स्टार्ट हो गई। मेरीन लाइफ स्टार्ट रही, बढ़ती चली गई बाय वर्च्यू ऑफ दिस एंगल ऑफ वाटर, दैट इज 104.5। अगर ऐसा नहीं होता, पानी नीचे से या जो भी ठंडा हुआ जमना शुरू हो जाता, तो नीचे ऊपर भी पानी बर्फ होता, नीचे भी बर्फ होता। जब पानी नहीं रहता, लिक्विड नहीं रहता, मेरीन लाइफ सस्टेनेबल नहीं थी, मेरीन लाइफ का खात्मा हो जाता। जब मेरीन लाइफ का खात्मा हो जाता तो हम भी नहीं बनते। देख ले आप, पानी का सिर्फ ये मामूली सा एंगल कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तो पोलैरिटी की बात और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात, उसको सिर्फ मैं तो एक पॉइंट को लेके चला हूं कि ये 104.5 डिग्री एंगल इज सो मच इम्पोर्टेंट कि आज हम इस एंगल की वजह से जिंदा हैं। ये एंगल चेंज कर दिया अल्लाह मियाँ तो हम नहीं रहेंगे जिंदा। ठीक है जी? यस सर। हाँ, यस अगर ये भी है, ये ऑक्सीजन अगर पूरी दुनिया में से सिर्फ 1 सेकंड के लिए हटा दिया जाए, 1 सेकंड में मर नहीं जाएंगे हम तो 20-20, 30-30 सेकंड तक वी कैन होल्ड अवर ब्रेथ, और कई लोग तो 5-5 मिनट, 6-6 मिनट। सिर्फ 1 सेकंड के लिए अगर हम ये ऑक्सीजन निकाल दें तो सारा वाटर जो है वो खत्म हो जाएगा। बिल्डिंगों के सिमट में जिसमें हमने पानी डाल के उसको मजबूत किया है वो निकल जाएगा, जितने भी कागज हैं उसमें से निकल जाएगा, जितनी भी चीजें हैं जहां जहां वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है वो सब निकल जाएगा। आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, क्लोरोफिल के और मेटाबॉलिज्म में जहां जहां से भी ऑक्सीजन एक सेकंड के लिए निकला, पता चला कि जितने भी जिंदा लोग हैं वो मर गए, जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो नीचे गिर गई, जितना भी पानी था वो तबाह हो गया, जितनी भी जमीन थी उसका क्रस्ट खत्म हो गया, सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 सेकंड के लिए आप ऑक्सीजन निकाल दें, लेकिन हर जगह से। चलो खैर, ये लंबी बहस हो गई, जुम्मे का टाइम है, मैं जाऊंगा, आप भी नमाज पढ़ें और तसल्ली करें। आगे पूछें, आखिरी लास्ट क्वेश्चन यू आस्क। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको। अब आपको एटीपी की लगे हैं, बिल्डिंग ही नीचे गिर गई, हम सारा सिस्टम उल्टा। जी बेटा, जी बेटा, हेलो। यस सर। अभी मैं जाऊं, खुदा हाफिज कहूं? नहीं सर, आप ना जाएं। Yes, sir. ना जाऊं? अबे जुम्मे की नमाज कौन पढ़ेगा? मैं अभी मैं आप सवाल पूछते जाए, मैं नहीं जाऊंगा। जुम्मे की तैयारी करनी है सर। वो ना एक्चुअली हम 9 बजे से आपका वेट कर रहे थे, सॉरी 10:30 बजे से। अरे मैं 8:45 का बैठा हूं। सर कुछ बच्चे वेटिंग रूम में थे लेकिन वो एंट्री नहीं हुए सर काफी टाइम से।
नहीं यहाँ पर बैठा हुआ है उसकी प्लस इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी ना आपके पास। इसके बाद जब वो लाइव रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो उस वक्त समझ लेना। अब वो चीज रिपीट तो मत कराओ यार। एक दफा मैंने लेक्चर पढ़ाया, दूसरी दफा रिकॉर्डेड फॉर्म में भेजा, तीसरी दफा डिस्कशन हुई, अभी चौथी दफा फिर रिपीट तो ना कराओ। बस ठीक है सर, फिर रिकॉर्डिंग फॉर्म में होगा ना? रिकॉर्डिंग ये सारा लेक्चर, ये जितनी भी इंटरेक्शन हमारी उर्दू इंग्लिश पंजाबी में हुई है, ये सब सब चीजें जो है ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। बड़ी मेहरबानी सर जी। ठीक है जी। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? हाँ जी हाँ जी समझ आ गई सर। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ? यस सर। ओके थैंक यू। वादा वादा सर क्या है? वादा कमिटमेंट। तीनों लेक्चर सुनेंगे। अच्छा वो ठीक है। और वादा बोला है, आधा नहीं। पानी शानी का तो काफी अच्छा। आधा नहीं बोला है, आधा नहीं, पूरा लेक्चर तीनों सुनने। और ये वादा है, कमिटमेंट, प्रॉमिस। यस सर। ओके बाय, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, टेक केयर। और वो एक सेकंड सर, आप भी सब जी एसओपीस को फॉलो करो, एसओपीस को फॉलो करो, एसओपीस को फॉलो करो। खुदा के लिए कोरोना से बचो, खुदा के लिए कोरोना से बचो। ये सर घर में सर। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।